सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर चल रही बातचीत की। ये बातचीत ओमान की राजधानी मस्कट में ऐसे वक्त पर हो रही है जब पश्चिमी एशिया में तनाव काफी बढ़ा हुआ है। इसी के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। शुरुआत में ये बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में होनी थी, लेकिन ईरान के कहने पर जगह बदल दी गई। ईरान चाहता था कि बातचीत सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच हो और इसमें सिर्फ परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी प्रतिबंधों पर ही चर्चा की जाए। इस बातचीत में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल होंगे, जबकि अमेरिका की तरफ से पश्चिम एशिया के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद रहेंगे। ओमान इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। यह बातचीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि जून 2025 में हुए संघर्ष के दौरान अमेरिकी हमलों में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद दोनों देशों ने जो तनाव आया था रिश्तों में वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने बातचीत से पहले बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने पोस्ट कर साफ कहा है कि ईरान पूरी तैयारी और अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए कूटनीति में उतरा है। साथ ही उन्होंने ये जोर देकर कहा कि ईरान ईमानदारी से बातचीत करेगा, लेकिन अपने अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा और किसी भी समझौते के लिए बराबरी, आपसी सम्मान और आपसी हित जरूरी शर्तें होंगी। साथ ही आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ जनरल हुसैन दागिकी ने अमेरिका को कड़ी और सीधी चेतावनी दी है। जनरल ने साफ शब्दों में धमकी दी है कि अमेरिका या फिर उसके सहयोगियों ने ईरान पर कोई भी सैन्य हमला किया तो उसका सबसे पहला और सीधा जवाब इजराइल पर हमला होगा। जनरल की तरफ से यह भी कहा गया कि सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी ईरान के निशाने पर होंगे। فهذا هو في مرمى سلاحنا، وهو القاعدة التي تعتبر الخاصرة الضعيفة لأمريكا في المنطقة. فأول هدف سوف نستهدفه هو الكيان الصهيوني। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा गया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर है। आरबीआई ने एमपीसी का रुख न्यूट्रल पर बरकरार रखा है। हालांकि आरबीआई ने FY26 के लिए ग्रोथ और महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया है। आरबीआई के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील से एक्सपोर्ट और निवेश को बल मिलेगा। The Indian economy continues on a steady improving trajectory, with real GDP poised to register significant higher growth of 7.4% this year as compared to the previous year. Amidst global headwinds, private consumption and fixed investment both supported growth. Net external demand, however, remained a drag, with imports outpacing exports. On the supply side, growth in real GVA on the back of a strong contribution from the services sector and revival in manufacturing activity is estimated at 7.3% this year. Going forward, economic activity is expected to hold up well in the next year. साथ ही देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड के बीच आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बैंक फ्रॉड से जुड़े छोटे मामलों में ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। आरबीआई इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी नियम और गाइडलाइंस जल्द लाने की तैयारी कर रहा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मॉनेटरी पॉलिसी पेश करते वक्त इसका ऐलान भी किया। अब जल्द ही इसके ड्राफ्ट को आम राय के लिए पेश किया जाएगा। इसमें आप भी अपनी राय आरबीआई को भेज सकेंगे। It is also proposed to introduce a framework to compensate customers up to an amount of 25,000 for losses incurred in small value fraudulent transactions. You are all aware that there has been a number of fraudulent transactions for which RBI has taken a number of measures, and we will again in this regard we also now wish to publish a discussion paper on possible measures to enhance the safety of digital payments. Such measures may include lagged credits and additional authentication for specific classes of users
like senior citizens. इसके अलावा आज मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने एनबीएफसीज को बड़ी राहत दी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए कई तरह की मंजूरी को खत्म कर दिया गया है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स आप बता रहे हैं यतिन मोहता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बहुत सारी चीज़ों के लिए आरबीआई ने एक कड़े और जो बहुत कंप्लायंस वाइज नॉर्म्स थे उनको ईज करने की बात की है। उसके लिए डिस्कशन पेपर आएगा। सबसे पहले गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद मनप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनियों में थोड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला। 1000 ब्रांचेस से ज़्यादा अगर आपको गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज की खोलनी है तो पहले आरबीआई की परमिशन लगती थी, लेकिन अब आरबीआई ने वो पॉलिसी जो है रिलैक्स कर ली है और 1000 ब्रांचेस के ऊपर अगर आपको ऐड करनी है ब्रांचेस तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप बिना आरबीआई की मंजूरी के इसको खोल सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं और जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं इनके लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि 1000 करोड़ से नीचे के ईयूएम जहां पब्लिक फंड्स को एक्सेस ना किया जाए ऐसी कंपनियों को भी जो है आरबीआई कंप्लायंस नहीं करना होगा। अभी अगर हम देखें तो अगर आपका जो इनकम है मेजॉरिटी वाइज अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से आता है तो आरबीआई का अधिनियम आपको लगते हैं, आरबीआई का लाइसेंस आपको लगता है, कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वहां भी छूट देने की जो है गुंजाइश आरबीआई ने आज की है। दोनों ही मुद्दों पे आरबीआई एक डिस्कशन पेपर निकालेंगे और कहीं ना कहीं इसके लिए दोनों ही स्टॉक्स मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस और बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज में आज आपको थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। आज बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी ने बढ़त के साथ क्लोजिंग ली। बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन डेफिनेटली आखिरी तक आते आते बाजार ने जो अपना मोमेंटम है उसको रीगेन करने में सक्सेसफुल हुआ है। इस टाइम पे अगर मेजर इंडाइसेस की बात करी जाए तो ये फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुए हैं। अच्छी बात ये है कि इन ग्रीन जाके ही बंद हुए हैं। अर्ली ट्रेड में हमने देखा था कि बाजार में भारी बिकवाली जो है वो देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बाकी के सेक्टर्स की तरफ नजर डालें तो वहां पे भी जो रुझान है कुछ इसी तरीके का रहा है। पीएसयू में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, ऑटो, आईटी। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें तो फाइनेंशियल, एफएमसीजी, बैंकिंग, मेटल, रियलिटी में अच्छा खासा रुझान जो है वो देखा गया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की इस टाइम पे बात करी जाए तो देखते हैं कि निफ्टी में आईटीसी, देखिए सिगरेट के दाम बढ़े हैं जिसके बाद यहाँ पे आईटीसी में इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट जितने भी सिगरेट स्टॉक है आज बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे। कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय एयरटेल में अच्छा खासा जंप देखा गया है। रिजल्ट्स के बाद भारतीय में शानदार तेजी दिखी है। लूजिंग पॉकेट में एचडीएफसी लाइफ, टीसीएस, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, यानी कि ऑटो और आईटी पैक में काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो स्लो साइड में जाता हुआ दिखाई दिया और वैसा ही मोमेंटम आज भी बना हुआ था। एफएमसीजी में जैसे कि मैंने मेंशन भी किया कि एफएमसीजी पैक आज अच्छा खासा कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। आईटीसी, एचयूएल, यूनाइटेड ब्रूअरीज और साथ में यूनाइटेड स्पिरिट में अच्छी खासी तेजी। लेकिन अब बात करी जाए आईटी शेयर्स की तो यहाँ पे जो पेन है वो और भी ज्यादा हमें डीपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से एआई को लेकर कंपनीज यूएस में अग्रसर होती हुई दिखाई दी है, उसका इंपैक्ट हमें इंडियन आईटी कंपनीज में भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। डील के बाद भी बाजार डामाडोल है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। डील तैयार, क्यों गिर रहा है बाजार, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। अब बात परीक्षा पे चर्चा की। आज प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 9वां संस्करण था। इस बार ये कार्यक्रम बड़े उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा एक उत्सव की तरह लेने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने बच्चों से कहा कि वो खुद से प्रतिस्पर्धा करें, ना कि दूसरों से। प्रधानमंत्री ने डिजिटल गैजेट्स और गेमिंग पर भी बच्चों को टिप्स दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि एग्जाम वॉरियर बने, रट्टू तोता नहीं। बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट स्वरूप कई चीजें भी दी। पीएम मोदी का स्केच, हैंडमेड बुके, पहाड़ में बनने वाली डोलची, त्रिपुरा से कोकोनट की लकड़ी से बना सितार और ऑर्गेनिक चाय के साथ साथ असम का गमछा इसमें शामिल है। सर, हम बोर्ड्स एग्जाम या फिर कोई स्कूल के एग्जाम के प्रिपरेशन करते समय पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देखते हैं और हम ये अपने आप तय कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा सही रहेगा, कौन सा ज़रूरी है। और कुछ हम सोचते हैं कि मार्क्स कम है, एग्जामिनर का यहाँ पे फोकस नहीं होगा तो हम छोड़ देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? अब आप देखिए कोई खिलाड़ी है, अगर मान लीजिए उसको बॉलिंग करनी है तो क्या वो अपने कंधे के मसल से मजबूत करता रहेगा तो अच्छा बॉलर बनेगा क्या? सर, उसको और क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पूरे शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, उसको मन को भी मजबूत करना पड़ेगा। यस सर।
उसको अपना खाने की पद्धति को भी उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। यस सर। उसको नींद भी उस प्रकार से लेनी पड़ेगी। करता क्या है, बॉल फेंकता है, लेकिन पूरे शरीर को तैयार करता है कि नहीं करता है? यस सर। शरीर का एक अंग भी वीक रह गया, बॉलिंग अच्छी करता है, कंधा बहुत अच्छा है, स्पीड सब अच्छी है, लेकिन पैर ठीक नहीं काम कर रहा है, तो बॉलिंग कर पाएगा क्या? नो सर। जैसे एक प्लेयर को अपने गोल को पाने के लिए खेल में मास्टरी पानी है तो भी उसको संपूर्ण शरीर की चिंता करनी पड़ती है। वैसे ही हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। और इसलिए ये जो पैटर्न हम 10 क्वेश्चन कर लें, ये कर लें, हमने अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं करना, ये भी करना चाहिए, लेकिन उसको अगर 10% देते हैं तो 90% और करना चाहिए। तो मेरा तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जिंदगी सबसे ज्यादा उत्तम बने, जीवन अपना श्रेष्ठ बने, अपना पूरा जीवन शानदार रहे, उसके लिए जीवन को तैयार करना है। और शिक्षा एक माध्यम है, उस माध्यम के रूप में उसको करना चाहिए। ठीक है? यस। तो परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने बच्चों को दिए 5 टॉप मंत्र। गेमिंग पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। परीक्षा पे चर्चा सिर्फ CNBC आवाज पर। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रजिस्ट्रेशन, रिफंड और ऑडिट प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने पर फोकस रह सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक बजट सत्र के बाद बुलाई जा सकती है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए जो आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें भी बजट की तरह ही रिफॉर्म पर जोर रहेगा। खासतौर से जो सरकार रिफॉर्म के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है उसमें जीएसटी को लेकर कई सारे मोर्चे पर रिफॉर्म की गुंजाइश है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। खासतौर से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रिफंड का प्रक्रिया है और साथ ही साथ जो ऑडिट्स हैं, इसको लेकर कई तरह के रिफॉर्म सामने आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा और इसको पारदर्शी, फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जाएगी। वही बात है रिफंड की, रिफंड में और तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जो ऑडिट हैं, ऑडिट में और कंप्लायंस को आसान बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो ये तमाम एजेंडे हैं। इसके अलावा खासतौर से ई-वे बिल पर इस पर बड़ा ओवरहॉल हो सकता है। खासतौर से ई-वे बिल को जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया किस तरह से ई-वे बिल जो प्रेजेंट सिस्टम है कई सारी उसमें खामियां हैं, लिहाजा ई-वे बिल सिस्टम को और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पूरा सिस्टम है उसको इस तरह से सेट किया जाएगा ताकि जो खासतौर से जो राज्यों के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर डिले की समस्या है उसको दूर किया जा सके, साथ ही साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी लाई जा सके। और इसके अलावा जो मैनुअल इंटरवेंशन होता है, अनावश्यक चेकिंग कई जगह पर देखने को मिलती है ई-वे बिल सिस्टम में, उससे बचा जा सके। तो सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि जो आगामी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक जो कि बजट सत्र के बाद हो सकती है उसमें रिफॉर्म पर जोर दिया जाए और खासतौर से जो रजिस्ट्रेशन, रिफंड, ऑडिट और ई-वे बिल सिस्टम, ये 4 बड़े एजेंडे हो सकते हैं। इस साल गेहूं की अच्छी बुवाई के चलते सरकार ने गेहूं से स्टॉक लिमिट हटाने का फैसला किया है। पिछले 1 साल में गेहूं के दामों में 4% की कमी आई है। अब सप्लाई बढ़ने से आगे भी दाम घट सकते हैं। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। पिछले साल गेहूं के उत्पादन में कमी देखने को मिली थी। इसके लिए सरकार ने 1 मई में गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी थी। जितने भी व्यापारी थे, ट्रेडर थे, होलसेलर थे, रिटेलर थे, वो एक तय मात्रा में ही गेहूं का स्टॉक रख सकते थे। इतना नहीं, उनको अपना सारा स्टॉक सरकार के पोर्टल के ऊपर भी देना था। अब सरकार ने नोटिस किया कि पिछले 1 साल के अंदर गेहूं की कीमतों में करीबन 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, जबकि गेहूं की सप्लाई भी पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ी हुई है। पिछले साल करीबन 50 लाख
लाख टन के आसपास की सप्लाई थी। इस साल ये सप्लाई करीबन व्यापारियों के पास 81 लाख टन के आसपास है। दूसरी ओर जो बुआई है वो भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। बुआई में भी पिछले साल के मुकाबले इस साल 334 लाख टन के आसपास हेक्टेयर बुआई देखने को मिली है, जो पिछले साल के मुकाबले 6 लाख टन के आसपास ज्यादा है। तो इस साल रिकॉर्ड बम्पर उत्पादन होने का भी अनुमान है और नई फसल अप्रैल में आ सकती है, जिसके बाद आने से सप्लाई काफी तेजी से बढ़ेगी और आने वाले दिनों में गेहूं के दाम बाजार में और भी घट सकते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।